नमस्कार मेरे विद्यार्थी साथियों। आप सभी लोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो मेन एग्जाम है वो अपना सिविल सर्विसेज का है। और सिविल सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और बहुत सारी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज और फिर रेलवे की ट्रैफिक सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो भी तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं इस एग्जाम के लिए, तो उनको पहले तो एक चीज ये आप समझिए कि आपको तैयारी करनी क्या है। और तैयारी करने से पहले आपको ये समझना है कि ये एग्जाम है क्या और इस एग्जाम की डिमांड क्या है। तो देखिए, जितने भी इसमें सर्विसेज हैं, जो पोस्ट हैं, उनमें सबसे पहले आप देखेंगे इंडियन लगा हुआ है। इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये बहुत जरूरी है कि आप तैयारी करते समय अपने इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, प्लस इंडिया को आप अपने शहर में, अपने घर पर बैठे हुए हैं और आपको पूरा देश समझना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक नेशनल लेवल का पेपर, न्यूज़पेपर, उसको पढ़ने की आप आदत डाल लीजिए। उसमें आपको पॉलिटिकल खबरें भी मिल जाएंगी, आपको लीगल जो, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है या डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने क्या केस पहुंचे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में, आपको उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन सी चीजें हमको कितने दिन तक रिटेन करनी है और वो आपको याद रहें। तो ये जो न्यूज़पेपर है, ये आपके लिए वो वाला न्यूज़पेपर नहीं होगा कि जो आपने आज खबरें पढ़ी और उसको रद्दी में फेंक दिया। नहीं, उसको आपको याद रहे कि वो कोई भी, अगर आपने उसमें इवेंट पढ़ा है, आपने कोई भी न्यूज पढ़ी है या आपने उसमें कुछ भी ज्योग्राफी के बारे में हुआ कि भारत के इस हिस्से में ऐसा हुआ, उस हिस्से में ऐसा हुआ। अब जैसे मणिपुर में इस समय डिस्टरबेंस चल रहा है, तो न्यूज़पेपर के जरिए या आज तो और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उनके जरिए पूरे मणिपुर की प्रॉब्लम को समझिए कि मैती ट्राइब कौन है और ये आपका जो दूसरी ट्राइब है वो कौन सी है। तो न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आपको एक न्यूज़पेपर से समझ में नहीं आ रहा है तो एक कंसल्ट करिए। हाथ में पेंसिल या हाइलाइटर रखिए। उसमें जो अच्छे सेंटेंसेस हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उन सब में आप उन सेंटेंसेस को हाईलाइट करके और उस पेपर को दूसरे दिन के लिए रख दीजिए। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है कि नया पेपर तब तक नहीं पढ़ना है जब तक कि आप पुराने पेपर में एक बार उसको पलट ना लें। तो आपको एकदम से याद, रिकलेक्ट करोगे आप, हाँ हाँ, ये तो कल मैंने पढ़ा था ये तो उससे क्या होगा कि वो जो कुछ भी आपने कल पेपर पढ़ा था और आपके दिमाग से वो खत्म हो जाता, वो आपने दूसरे दिन पढ़ा, बहुत कम समय लगा, वो आपका रिवीजन हो गया। देखिए, वो आप न्यूज़पेपर आपका सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन कराने के लिए पहला पहला पायदान है। फिर आपने उस पेपर को बड़े आसान, बड़े अच्छी तरह से रख लिया। इस तरह आप मान लीजिए मंडे से आपने शुरू किया है, तो मंडे पेपर आपने ट्यूसडे को भी पढ़ा और ट्यूसडे का जो नया पेपर आया है न्यूज़पेपर उसको भी पढ़ा, और फिर वेडनेसडे को आपने ट्यूसडे वाला पढ़ा, और ये पूरा आप हाईलाइट करते चले गए। संडे के दिन आपने उन सारे पेपरों को एक बार फिर अपनी नजर से गुजारा, तो आपको फिर देखने को मिल गया कि मैंने इतनी इतनी चीजें पढ़ी हुई थी। अब मान लीजिए उस रीजन में मणिपुर की बात जैसे मैंने आपको की, तो मणिपुर में ये क्या डिस्टरबेंस हुआ है, मैती ट्राइब इधर रहती थी, कुकी ट्राइब इधर रहती थी। आपके रूम में इंडिया के फिजिकल, पॉलिटिकल सारे मैप लगे होने चाहिए। बड़े बड़े नक्शे बाजार में मिलते हैं, 30-30 रुपए में मिलते हैं, वो आपके पास लगा होना चाहिए। वर्ल्ड का मैप लगा होना चाहिए जिससे कि आप तुरंत उसको मैप में देखें। तो सबसे पहली चीज जो है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 10th में है या उसने 10th पास आउट किया हुआ है, तो उसी समय से अगर वो अपनी इंडिया के मैप को बार बार देखेगा
तो साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर उसको हर जगह याद हो जाएगी, कौन सी रिवर कहाँ से शुरू होती, कहाँ तक जाती है। और फिर उसको मैप को हाथ से ड्रॉ करके भी देखिए। आपको पहली चीज तो जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, यूनियन टेरिटरीज है, वो सब बहुत ही इनिशियल डेज में आप खुद उस मैप को ड्रा करिए और खुद आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। उसके बाद शहरों में आइए, आपकी इतनी इन डेप्थ पढ़ाई होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उसको रटिए, नहीं। आज आपने मैप पे कोई भी काम किया, उसको रख लीजिए, उसको रिवीजन एक बार जरूर करिए नेक्स्ट डे। और उसके बाद संडे को कोई नई पढ़ाई नहीं। पहले जो संडे शुरुआत की तैयारी शुरू करने की जो संडे है, उसमें पहले में आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, केवल रिवीजन करना है। और फिर जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ता, जो आप मटेरियल पढ़ चुके हो वो बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक या उससे बाद वाले वीक में जो आपका सैटरडे संडे वो रिवीजन के लिए हो जाएगा। क्योंकि जनरली सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि लोग आगे का तो पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का भूलते चले जाते हैं। और आईएएस का जो ये अपना जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, उसमें आपको चाहिए होलिस्टिक तैयारी। वो कोई ये नौकरी नहीं है बैंक की कि आपको केवल जोड़ना घटाना आ गया और आपको सब कंप्यूटर पर काम करना आ गया, तो उसमें वहां पर एक सेट आपको काम करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और आप किसी कंपनी को एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, तो वहां आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो काम है उतना ही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल करना पड़ेगा। पर यहाँ आप पूरे शहर को कंट्रोल करने के लिए जा रहे हो। देखिए ये सेवा है, ये जन जन की सेवा है। वो बाद में अलग बात आ जाती है कि आपका सिलेक्शन हो गया और आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी पहुंच गए और वहां फिर आपको स्नॉबरी सिखाई गई और 3 साल में आप स्नॉबिश हो गए और उसके बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है क्योंकि वो आपका नाजायज फायदा ना उठाए। और इस तरह करते करते आप पूरी तरह से सोसाइटी से दूर हो गए। वो नौकरी पाने के बाद, ये सिविल सर्विसेज में आने के बाद की बात है। और जो कुछ आईएएस अधिकारी जिन्होंने इसको नौकरी बना दिया। नहीं तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन से ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके नाम, आईएएस या आईपीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम आपको एकदम से आपके टिप्स पे है? तो आपके टिप्स पे आएगा किरण बेदी, आपके टिप्स पे आएगा टीएन शेषन साहब। क्यों? क्योंकि इन्होंने नौकरी नहीं की। केपीएस गिल, जिन्होंने बाद में आप समझ लीजिए कि पंजाब में जो भी आतंकवाद था और खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था, वो उन्होंने बड़े टेक्निकली उसको खत्म किया था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में इस समय केवल 3 नाम आ रहे हैं, और जबकि अपने यहाँ दसियों हजार आईपीएस आईएएस अधिकारी अभी भी हैं। कारण अगर आप यूपी की बात कर लें तो आईपीएस में सबसे पहला नाम आता है प्रभात कुमार जी का, क्योंकि उन्होंने इस यूपी से गुंडागर्दी खत्म करने में योगी जी का बहुत जबरदस्त साथ दिया, आपको बता दें। और ऐसे और है आईपीएस अधिकारी जिनका नाम थोड़ा सा अगर सुनते तुरंत याद आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको ये समझिए कि ये एक सर्विस है, जो एग्जाम है। बाद में आप सेवाएं दें ना दें जनता को, बाद में आप स्नॉबिश हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल अलग हटा लें, वो एक अलग बात है। परंतु ये जब आप एग्जाम की बात करोगे ना, तो एग्जाम का इसका जो मोटो है वो है जन जन की सेवा। तो जन जन की सेवा के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यहाँ की आर्थिक जो पहलू हैं उनके बाद में, जो यहाँ का अर्थशास्त्र है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ की जो संविधान है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब संविधान को समझना 3 महीने का काम नहीं है, बहुत ही एक आध दो लोग होंगे जो ऐसा कर लेते होंगे। पर अगर आपने 2 1 साल 3 साल का समय लिया है, तो इसको आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। और जो अच्छे, जो महत्वपूर्ण केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई और उसमें उसको डिस्कस किया गया, उन सबको समझने की कोशिश कीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल सपाट लिखे हुए हैं, वो ऐसे याद नहीं होते हैं। पर जब आप उनको जो केसेस हैं उनसे रिलेटेड चीज, एग्जाम्पल्स जो हैं सोसाइटी के अखबार से
जब आप उनको जोड़ेंगे तो वो फिर आपको बाय हार्ट याद होते चले जाएंगे। और जब आप रिवीजन करेंगे तो अब आप समझिए, अगर आपने 1 साल का टारगेट लेके चलिए, जबकि मैं जो मेरा पूरा ये आपको आपके संग जो ये डिस्कशन मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मैं टारगेट 2-3 साल का लेके चल रहा हूँ। कि जब आपके पास 2-3 साल हैं, मतलब मान लीजिए आपने 12th पास किया हुआ है और ग्रेजुएशन के 3 3 साल आपके पास हैं, या आप अगर इंजीनियरिंग वगैरह करें तो 4 साल आपके पास हैं। उन 4 साल में अपने आप को कैसे अपनी नींव इतनी मजबूत बनानी है कि वो जो एग्जाम के टाइम का पैनिक है वो नहीं हो। तो देखिए क्या है कि अगर आपने रिवीजन किया, आज जो पढ़ा है उसका कल भी रिवीजन किया, और उसके बाद उसको संडे को किया, ऐसे ही आप जब एक आध मान लीजिए बीच में संडे आप स्किप भी कर जाएं, और फिर आपने सैटरडे संडे रिवीजन करते रहे, नया पढ़ते रहे, और फिर उसको भी रिवाइज किया, पुराने को भी रिवाइज किया, तो मैं आपको ये बता दूं, आपको इतना अच्छी तरह से चीजें समझ में आ जाएंगी कि फिर कुछ दिन बाद, 5-7 रिवीजन के बाद, आप फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पेज खोलोगे और आपको दिख जाएगा, याद आ जाएगा कि इसमें ये लिखा हुआ है। जो भी हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी है, जो याद करने में दिक्कत आती है, जो भी चीजें आप लोगे वो आपको बिल्कुल पानी की तरह याद हो जाएंगी। अब वाटर की मेमोरी जैसे कही जाती है कि पानी की मेमोरी बड़ी जबरदस्त होती है, जैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में वो मानते हैं कि पानी की मेमोरी बहुत जबरदस्त होती है, तो वो उस तरह की मेमोरी हो जाएगी कि आपको हर चीज दिखने लग जाएगी। अब जैसे रेल नेटवर्क है तो आपको पूरा मालूम होना चाहिए। अब बालासोर में अभी उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ तो आपको फौरन मैप में याद आना चाहिए कि उड़ीसा वहां पर है और ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जितनी अच्छी तरह से आप अपने देश इंडिया को, भारत को समझेंगे, उतना ही आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में आसानी होगी। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस एग्जाम के लिए बिल्कुल पैनिक करके पढ़ाई मत करिए। जैसे आपने, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, जैसे आपने 10th का एग्जाम बहुत सीरियसली दिया, 12th का एग्जाम बहुत सीरियसली दिया, और अपने जो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दिए हैं सीरियसली, बिल्कुल उन्हीं तर्ज पे आप इस एग्जाम को लीजिए। कोई टेंशन नहीं, बस पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। आपका शुरुआत में 2-3 घंटे न्यूज़पेपर को जाएगा, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज की अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपने इकोनॉमिक्स भी पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर से आपको नीड समझ में आ जाएगी, कहाँ अर्थशास्त्र की जरूरत है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, कहाँ हिस्ट्री की जरूरत है, और उनको फिर आप कोरिलेट करके जब याद करते रहेंगे तो आपका जनरल स्टडीज का पेपर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। और आप बाद में आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, कहने को वो 10th क्लास की है, 8th क्लास की है, 7th क्लास की, परंतु जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं करेंगे और उसके एक एक वर्ड को बहुत ही सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक आपका जनरल स्टडीज नहीं कम हो सकता है। तो एक ही चीज पे फोकस करिए, नई चीज पढ़िए, साथ में साथ जितनी आपने पुरानी चीजें पढ़ी हैं, कुछ समय बाद तो ये हो जाएगा कि आप 6 महीने पहली पढ़ी हुई चीज का भी रिवीजन कर रहे हो, और वो आपका कम से कम 20वां रिवीजन हो रहा है, जहां आप पन्ना खोल रहे हो और आपको आइडिया लग जा रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है। इतना आत्मसात आपको करना है, 3 3 दिन आपको देने पड़ जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे रिवीजन के लिए, क्योंकि इतना रिवीजन हो। और बाद में क्या होगा, जब आप 20-25 हफ्ते के बाद आप आ जाओगे, तो यही रिवीजन जो आप 3 दिन खा जा रहा था, वो आपका रिवीजन 2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ तो याद हो गया है। तो देखिए, ये है मजबूत फाउंडेशन। और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़िए, सोसाइटी पे अप्लाई करके देखिए। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, मान लीजिए साइंस के आपने सब्जेक्ट लिए, तो उन जो भी थ्योरीज आप पढ़ रहे हो उनके अंदर चले जाओ, आप बिल्कुल इन डेप्थ, कैसे ओरिजिनेट किया। क्योंकि ये जो सर्विस है, ये सर्विस आपको जो पोस्ट देती है, वो कोई सुपरफिशियल पोस्ट नहीं है, एक बहुत अहम जिम्मेदारी की पोस्ट है। तो उसमें जो हमको बंदा चाहिए होता है, वो ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसको सब कुछ याद रहे, जो सब कुछ संग लेके चल पाए।
मान लीजिए आप कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या किसी विभाग के सेक्रेटरी हैं और आपके पास कोई लेटर आया हुआ है, तो लेटर अगर कोई कम पढ़ाकू होगा, पढ़ाकू से मेरा मतलब है कि जिसने 8 10 15 घंटे 8 10 घंटे रीडिंग नहीं की है और वो रीडिंग की प्रैक्टिस उतनी नहीं है, तो 100 200 चिट्ठियां सामने आना, उनमें क्विक डिसीजन लेना, क्योंकि वो आपका एक डिसीजन हजारों सैकड़ों लोगों को अफेक्ट करेगा। तो ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट है। तो इसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो बहुत ही जिम्मेदार बच्चे होते हैं, जो कि अपनी पढ़ाई को बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं और उस पढ़ाई को आत्मसात कर लेते हैं। उस पढ़ाई को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाए, लागू करने के लिए कहा जाए, तो वो तुरंत कर पाए। कभी आपने ये सोचा है कि आप यूनिवर्सिटी से एमबीए कीजिए और आईएम से एमबीए कीजिए, तो सैलरी में 2 3 जीरो का फर्क क्यों पड़ जाता है? वो फर्क इसलिए पड़ता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज के लोग जो एमबीए करते हैं वो सिर्फ एमबीए कर रहे हैं, पढ़ा, एग्जाम दिया। कुछ स्टूडेंट तो उसमें ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि एग्जाम के 10 12 दिन पहले ही पढ़ते हैं, पढ़ा, एग्जाम दे आए। आईआईएम्स के जो बच्चे हैं वो एक एक थ्योरी पे काम करते हैं। आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर काम कर लेंगे, बैठ के सोचेंगे इसको मैं कहाँ अप्लाई करूं, अपने चारों तरफ से एग्जाम्पल ढूंढेंगे कि इसको यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, तो ये पक्का मान लीजिए, अगर आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक हो, उस पे अगर आपने इतना जबरदस्त काम कर लिया तो वो आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। इसलिए रेडीमेड आइटम लेना नहीं है इसमें कि हमने ये कोई गाइड ले ली, इससे पढ़ लेंगे, उससे नहीं, नहीं, नहीं। आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आत्मसात कर पाए, और जब लागू करने की जरूरत पड़े तो आप तुरंत उसको लागू कर लें। तो इस पढ़ाई में आप ये मान के चलिए कि 2 3 चीजें आपको बहुत जबरदस्त करनी है। एक तो न्यूज़पेपर। अभी जो 7 8 साल पहले की आईएएस टॉपर थी टीना डाबी, उनका तो यहां तक कहना है कि न्यूज़पेपर इज 75% प्रिपरेशन। अगर न्यूज़पेपर में आप 2 3 घंटे दे रहे हो तो न्यूज़पेपर कोई न्यूज़पेपर नहीं है वो, दैट इज योर कोर्स मटेरियल। सो प्रिजर्व ऑल द पेपर्स, और उनका आपको रिवीजन भी प्रॉपरली करना है। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर का रिवीजन करोगे तो एक तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, आपकी वैकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको नए नए वर्ड मिलेंगे। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनकी मीनिंग नहीं मालूम है, तो उसको आप या तो गूगल करोगे या डिक्शनरी से देखोगे, और उसको हाईलाइट करके आपने वही मीनिंग लिख दी। जब आप उसको नेक्स्ट डे रिवीजन करोगे और फिर बाद में संडे को रिवीजन करोगे, तो जब 2 3 बार 6 बार वो आपकी नजरों से गुजरेगा ना, तो कुछ अच्छे सेंटेंसेस हैं, तो उससे आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और अब पॉइंट आती है, पॉइंट यह आता है कि आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। देखिए, आपने साल 2 साल 3 साल जो तैयारी की है वो मैटर क्या करती है, वो एग्जाम के समय आपको 3 घंटे में देनी है। तो उसके लिए ही बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग का इतना स्टेमिना होना चाहिए कि वो उस उन 3 घंटों में थके ना, और हमारे हाथ की लिखने की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि मेरा हाथ थके ना, और पढ़ाई इतनी अच्छी तरह से धीमे धीमे करनी चाहिए हमको कि हम अंदर से बिल्कुल भरे हुए हैं, पूरा हमारे हमको सब कुछ याद है, और जब हमको मौका मिलेगा हम उसको फौरन डिलीवर करेंगे। तो जब आप डिलीवर करोगे तो जैसे अपने एथलीट होते हैं ना, कि उनको अगर 100 मीटर की रेस लड़नी है तो वो 1000 मीटर 2000 मीटर का प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी तरह आपको अगर 3 घंटे एग्जाम लिखना है, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे रवि सिहाग जी हैं, उनका कहना ये कि 9 9 घंटे 3 पेपर महीनों लगा के प्रैक्टिस लिखने की। तो उससे राइटिंग भी अच्छी हो गई, उससे स्पीड भी अच्छी हो गई, और पेपर 10 15 मिनट पहले खत्म कर लिया, जिससे रिवीजन भी हो गया।
तो आपको लिखने की बराबर प्रैक्टिस करनी है। तमाम सारे रफ कागज अपने पास रखिए, रजिस्टर अपने पास रखिए। पहले मेन रजिस्टर में मत लिखिए, पहले जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग है उसको रफ में लिखते रहिए। जब वो चार पांच रीडिंग आपकी हो जाएंगी, दो तीन चार रिवीजन हो जाएंगे, तब वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो और उसमें कुछ ऐसे अंदर पार्ट्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आए, तो रफ कागज पे लिखिए, फिर उसको गूगल से एक्सप्लोर कीजिए और गूगल से उस पूरे चीज को समझिए। मतलब ये एक पूरा प्रोसेस बनाइए। इसको पढ़ाई को ये नहीं करना है कि हमने पढ़ लिया, नहीं, हमने उस पर काम किया है। तो आप अपना जो आप अपने आप को एनरिच वाला पार्ट कर रहे हैं और जो आप डिलीवर करने वाला पार्ट कर रहे हैं, जब दोनों की आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस आपकी वो ग्रेजुअल होनी चाहिए, कोई एंजाइटी नहीं, कोई भड़बड़ाना नहीं, एग्जाम को हवा नहीं मानना है। क्योंकि एक बात आप मान के चलो, अगर आप अपने आप को कूल रखते हो, कूल से मेरा मतलब यहां पे है कि अगर आप अपने आप को रेगुलर रखते हो और संतुलित रखते हो, अपने दिमाग को संतुलित रखते हो, तो अपने दिमाग को संतुलित रखने के लिए और इतने बड़े पद की अभिलाषा अगर आप कर रहे हो, अगर इतने बड़े पद के लिए आप एस्पायर कर रहे हो, तो आपको जो आपका मेंटल साइज है, जो आपका दिमाग है, उसको भी बड़ा करना पड़ता है। उसको कैसे बड़ा किया जाता है, ये मेरा एक निकाला हुआ फंडा है, आप अप्लाई करके देखो। अगर ना हो तो कमेंट्स में आप हमको लिखिए कि आप डिसएग्री करते हैं, सो दैट एक डिस्कशन चालू हो। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है तो मेरे दिमाग से भी कुछ और बातें निकलेंगी और मैं आपको पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो मैं आपको दिमाग का साइज बड़ा करने की बात कर रहा हूं, जिससे कि आप एंजाइटी और भड़बड़ाना और टेंशन में आना, स्ट्रेस में आना, ये सब आपका खत्म हो जाए। तो देखिए क्या है कि अगर आप जितनी बड़ी पोस्ट के लिए आप अभिलाषा कर रहे हो, तो आपका जो दिमाग है उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी बड़े पद के अनुरूप होनी चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा एक कहानी है, वो सुन लीजिए। सभी लोगों ने तालाब देखा होगा, और तालाब में अगर कोई एक छोटा सा भी पत्थर फेंक दिया जाए, तो आप देखेंगे कि उसके पानी में तरंग आने लगी, और जैसे जैसे वो पत्थर उसके बॉटम में जाता है, वो उसके पूरे पानी को डिस्टर्ब कर देता है। अब आप तालाब को छोड़ दीजिए, जरा समुद्र में आइए, किसी सी बीच पे पहुंचिए, तो वहां आप देखेंगे कि समुद्र की एक लय है, एक लहरों की लय आती है, लहरों की लय आती रहती है। वहां आप छोटा सा पत्थर नहीं, इतना बड़ा पत्थर फेंकिए, क्या समुद्र की जो लहरों की आने वाली लय, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब आप अपने दिमाग को कोरिलेट कीजिए। क्या आप किसी की छोटी सी बात से, किसी ने कुछ कह दिया, या पढ़ाई का टेंशन आ गया, आज हम को इतना बड़ा एग्जाम है, इतना पढ़ना है, और आपका दिमाग परेशान हो गया, तो आप अपने आप को तालाब से कोरिलेट कीजिए। जैसे उसमें एक छोटा सा पत्थर गिरा और उसका पानी डिस्टर्ब हो गया, वैसे ही आपको किसी ने कुछ कह दिया या विषम परिस्थिति आ गई, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई आपके सामने, और आपका दिमाग एकदम से डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो गया, मतलब आपने अपनी लय बिगाड़ ली। तो धीरे धीरे समुद्र बनने की कोशिश कीजिए कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई भी कुछ कह रहा हो, सब जो चारों तरफ की स्थिति है, वो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी तरह की भी हो, आपको अपना जो ये दिमाग है, आपको जो अपने ये सोचने की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल समुद्र की तरह बड़ी कर लेनी है कि वट एवर मे बी द कंडीशंस, मैं अपने ब्रेन की, मैं अपने मन की जो ये लय है, कोई कितना भी डिस्टर्ब करता रहे, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। तो जब आप अपने दिमाग का साइज समुद्र जैसा कर लेंगे, सोचने की प्रक्रिया अपनी समुद्र जैसी कर लेंगे, तो आपका दिमाग एक बड़े पद के अनुरूप हो गया। तो दिमाग का संतुलन बनाए रखिए और
ईश्वर पर आस्था रखते हुए पूरी तपस्या कीजिए। तो जब आप तपस्या करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ईश्वर वर न दे। और जो बीच के डिस्टरबेंसेस हैं उनसे आप अपने आप को समुद्र की तरह बचा के रखेंगे। तो ये नेचुरल सी बात है कि एक लंबी पढ़ाई है। आप अपना अगर उसको दिमागी संतुलन को मेंटेन रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम है। आप आराम से उसको क्लियर करेंगे। और एक बार को अगर सोच लिया जाए, वैसे तो मैं नेगेटिव सोचता नहीं हूं, अगर एक बार को सोच भी लिया जाए कि साहब सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं हुआ, तो आप ये पक्का समझ लीजिए अगर आपने इन डेप्थ पढ़ाई की है तो आप बहुत अच्छे मार्गदर्शन बन सकते हैं। और आज की डेट में तमाम एवेन्यूज बन रहे हैं। आप बहुत अच्छी एनजीओ चला सकते हैं। आप समाज सेवा करना चाहते हो ना, आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। आपने अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे रूप से समाज की सेवा करेंगे। और जितना एक अच्छे काम के लिए पैसा मिलना चाहिए वो भी आपको मिलेगा। और मैं ये भी जानता हूं पक्का, और मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आपकी सोच ऐसी है तो बदल डालिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो मेरी आप हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस सर्विसेज को खराब मत करिए। अगर आप समाज सेवा करके नाम कमाना चाहते हैं तो ही इस पद के लिए एग्जाम भी देने की सोचिए। क्योंकि भ्रष्टाचार ने इस देश को खोखला कर दिया। जो हम लोगों का देश सोने की चिड़िया था उसको भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया। आपने 200, 400, 500 करोड़ रुपए जो कमाए हैं ना, अगर जिन्होंने भी कमाए हैं इस सिविल सर्विसेज में आने के बाद, तो आप ये पक्का समझ लीजिए। आज मैं बहुत व्यथित हूं क्योंकि आज सुबह ही सुबह अखबार में पढ़ा कि एक आईपीएस अधिकारी वीडियो कॉल करके किसी से 20 लाख रुपए मांग रहा था। और तमाम आईपीएस अधिकारियों के बारे में यूपी में सुनने में आता है। तो आपने इतना बड़ा एग्जाम पास करके आप इतने बड़े पद पे हैं, तो भैया क्यों इतना पैसा चाहिए। उतने पैसे से लाखों लोगों की जिंदगी आप संभाल सकते हैं। तो मेरी फिर आपसे प्रार्थना है कि एक अच्छे उद्देश्य को लेके जब आप इस परीक्षा में आए, क्लियर करिए और बाद में समाज की सेवा करिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।